सादर नमस्कार। 23 दिसंबर किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये किसान नेता चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस है और जन्म दिवस को 23 दिसंबर को ही किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज हम किसान नेता चौधरी चरण सिंह और किसान नेता का प्रधानमंत्री तक का सफ़र और किस तरह से उन्होंने किसानों के हित में फैसले किए, कानून बनाए, जमाईदारी प्रथा खत्म की, इस तरह से चौधरी चरण सिंह एकमात्र किसान नेता के रूप में आज तक जाने और पहचाने जाते रहे। हम उनकी जयंती पर आज किसान नेता, सर्वसम्मति से किसान नेता जिनका सफर मंत्री से लेकर के गृह मंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक का रहा और इस दौरान वे सिर्फ किसानों के बारे में सोचते थे, किसानों के बीच में जाने के अवसर तलाशते थे। उनको सुनने के लिए आज के नेताओं की तरह भीड़ जुटाने के प्रयास नहीं किए जाते थे, बल्कि स्वतः स्फूर्त किसान उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए पहुंच जाते थे। बड़ी भीड़ लगती थी। ऐसे थे चौधरी चरण सिंह। तो चौधरी चरण सिंह की जीवन यात्रा के बतौर हम यहाँ विचार करते हैं। किसान नेता चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री से अधिक किसान नेता के रूप में जाने गए हैं। 23 दिसंबर किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है और कुछ अखबारों ने 23 दिसंबर को इनके बारे में प्रकाशित करने का उपक्रम किया, बाकी को पता तक नहीं। चौधरी चरण सिंह एक सबल किसान विचारक, नेता, कार्यकर्ता और मजबूत नेता थे। चौधरी चरण सिंह एक सबल किसान नेता के रूप में अपनी पहचान बनाते हैं। किसानों को पूरी तरह से समर्पित, किसानों की खुशहाली के लिए काम करते रहे, कानून बनाते रहे, नीतियां बनाते रहे। किसान और गरीबों के हित में उन्होंने जीवन पर्यंत काम किया। उनके जन्म दिवस 23 दिसंबर 1902 को गाजियाबाद में हुआ। वे नूरपुर गांव में चौधरी मीर सिंह के घर पैदा हुए और उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू होती है महात्मा गांधी के नमक तोड़ो अभियान के दिन। जब 1930 को महात्मा गांधी नमक तोड़ो अभियान की शुरुआत करते हैं, उसी दिन चौधरी चरण सिंह अपने इलाके में हिंडन नदी पर नमक तोड़ते हैं और 6 माह की जेल होती है। इसके बाद 1940 में फिर सत्याग्रह के दौरान उनको जेल कर दी जाती है। इसके बाद 1942 को अगस्त क्रांति के दिन उन्हें फिर गिरफ्तार किया जाता है और 1.5 साल की सजा होती है। जेल में आप एक पुस्तक लिखते हैं, उसका नाम है भारतीय समाज में शिष्टाचार। जेल जीवन में रहते हुए जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और चौधरी चरण सिंह किताब लिखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, किसानों के बीच पहुंचने या जाने का काम करने के अवसर खोजते रहे। ये नहीं कि जब कभी उनको अवसर मिला तो आराम कर रहे हैं, बल्कि आराम हराम है। इस नारे के साथ वे जब भी फुर्सत मिलती, जब भी अवसर मिलता, किसानों के बीच अपने आप को समर्पित कर देते, उनके बीच मौजूद होते। यही कारण है कि जब भी कभी सभा होती चौधरी चरण सिंह की, तो किसान नेता उमड़ पड़ते उनको देखने के लिए, उनको सुनने के लिए।
अपने प्रिय नेता को। आप ईमानदारी की मिसाल थे, एक ईमानदार राजनेता, किसान के भले के लिए नीतियां बनाता, कानून बनाता। इस तरह से चौधरी चरण सिंह किसानों को समर्पित होते हैं, एक सच्चे किसान हितैषी नेता रहे, किसानों के हकों के लिए लड़ते रहे और हकों के लिए कानून बनाते रहे। ये कह सकते हैं कि किसानों की आवाज़ बुलंद करने वाले एकमात्र आज तक सर्वमान्य नेता रहे, किसानों के वाजिब हक दिला सके। इसी जुनून के साथ भारतीय राजनीति के वे बड़े किसान नेता कहलाते हैं। उनकी राजनीतिक यात्रा पर दृष्टिपात कर सकते हैं। 1951 में उत्तर प्रदेश सरकार में आप न्याय सूचना विभाग के मंत्री बनते हैं। 1952 में राजस्व कृषि विभाग के मंत्री बन जाते हैं, यानी आपके मंत्री होने की शुरुआत, कृषि विभाग का मिलना आपके किसानों से जुड़ाव को दिखाता है। और 1960 में आप गृह मंत्रालय और कृषि विभाग संभालते हैं और किसानों के हित में जो आपने कानून बनाए, 1952 में जमींदारी प्रथा उन्मूलन कानून पास होता है, वरना इसके पहले जमींदारों के पास सैकड़ों हजारों बीघा जमीन हुआ करती थी। एक सीमाबंदी बनी और इससे आम जनों को जमीन पर किसानी करने का हक मिलता है। जमींदारी प्रथा में बेगारी की तरह किसानों से काम लिया जाता है, मजदूरी दी जाती या पेट भरने के लिए अनाज दे दिया जाता है और वो उनकी ज़मीन पर खटते रहते हैं। सारा अनाज ज़मींदारों को मिलता। उस जमींदारी प्रथा पर आप 1952 में अंकुश लगाते हैं, कानून बनाते हैं। इस तरह से आप किसानों गरीबों के हित में कानून बनाते हैं। वे किसानों के रहनुमा कहलाते हैं। इसी के कारण 1952 में भूमि संरक्षण बिल पास होता है। इसी कारण से उनको किसानों के रहनुमा कहलाते हैं। 1967 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं और उसी वक्त जब सांप्रदायिक दंगे बगड़ते हैं, भड़कते हैं, तब उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा प्रदेश होता है आपके मुख्यमंत्री के काल में कि सांप्रदायिक दंगे अन्य प्रदेशों में होते रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश ने पत्ता भी नहीं खड़का। ये आपकी राजनीतिक सूझबूझ का एक मिसाल है। 1970 में दूसरी बार आप फिर मुख्यमंत्री बनते हैं। आपने मुख्यमंत्री रहते हुए अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया, अपने उसूलों से, अपनी विचारधारा से। यानी किसान के पक्ष में खड़े रहने वाले ये नेता एक विचारक थे, पुस्तक लेखक थे और साथ में सिद्धांतों और नीतियों पर चलने वाले थे। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार में आप गृह मंत्री बनाए जाते हैं और गृह मंत्री रहते हुए आप अल्पसंख्यक आयोग का गठन करते हैं, जिसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण हो सका। और 1979 में आप उप प्रधानमंत्री बनाए जाते हैं। इस तरह से आपका राजनीतिक सफर एक ऊंचाई तक पहुंचता है, लेकिन किसानों से कभी भी कटकर नहीं रहे, किसानों के हितों को कभी नहीं भूले। आप सत्ता के पायदान पर कदम बाई कदम, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ते रहे, लेकिन उस सीढ़ी पर, ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचकर भी आप किसानों से दूरी नहीं बल्कि नज़दीकियां बनाते रहे, दूरियां कभी नहीं बनने दी।
और इस तरह से आप 28 जुलाई 1977 से जनवरी 1980 तक 6 माह के प्रधानमंत्री बनते। इस तरह से कह सकते हैं कि ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं जो किसान हितैषी, गरीबों के हकों की बात करने वाले कहलाते हैं। ऐसा वाकया, ऐसा मंजर फिर दोबारा नहीं आ सका उस भारत देश में जहाँ की 60-70% जनता किसानी से जुड़ी हुई है और किसान नेता कहलाते हैं, लेकिन किसानों के पक्ष में खड़े नहीं होते। किसान आंदोलन करते रहे, किसान आवाज़ उठाते रहे, लेकिन वो विधायक जो किसानों के प्रतिनिधि कहलाते हैं, वो सांसद जो किसानों के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं और किसानों की वोट लेकर के मंत्री तक बन जाते हैं, लेकिन उनके मुंह में दही जम जाता है, आवाज़ तक नहीं उठाते। इसीलिए कहा जाता है कि किसान नेता चौधरी चरण सिंह कृषि मंत्री रहे कैबिनेट में, या मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के, या देश के गृह मंत्री या प्रधानमंत्री रहे हो, लेकिन किसानों से दूरी कभी नहीं बनने दी, अपने विचारों से कभी समझौता नहीं किया। इसलिए 6 माह के ही प्रधानमंत्री रह सके। इससे ये कहा जाता है कि नेता हो, समाज नेता हो, लेखक हो, कोई भी क्यों न हो, अगर वो विचारों से समझौता करता है तो उसकी मौत उसी दिन हो जाती है। भले आप सत्ता से चिपके रहो, सत्ता को लंबी करते रहो, ऐसे जिंदगी किस काम की कि जिंदगी लंबी हो जाए लेकिन जिंदगी का कोई महत्व ना हो। चौधरी चरण सिंह को इस अर्थ में जान सकते हैं कि 1951 से लेकर के 1980 तक, यानी 30 वर्ष तक आप राजनीति में रहे, लेकिन लगातार किसानों से जुड़े रहे, किसानों की आवाज़ उठाते रहे, किसानों की आवाज़ बुलंद करते रहे। यही कारण है कि उनकी कद का नेता, किसान नेता इस वक्त देखा जाना कितना मुश्किल है। बल्कि छद्म नेता जो वादे करते हैं, किसानों को बरगला देते हैं, लेकिन उनके साथ खड़े नहीं हो सकते, उनकी आवाज़ बन नहीं सकते। इसीलिए चौधरी चरण सिंह से जब तुलना की जाती है किसी भी नेता की, तो कोई नज़र नहीं आता दूर दूर तक, बल्कि छुटभैया नेता, सत्ता से चिपकने वाले, सीट को बचाने वाले, विचारों से समझौता करने वाले कथित नेता कहलाते हैं। इस तरह से चौधरी चरण सिंह किसानों के नेता बने रह सके। आप कुशल लेखक थे, कई पुस्तकें आपने लिखी। 1987 में 84 वर्ष की उम्र में आपका देहांत हो जाता है और इसी के साथ किसानों के सूरज का अस्त हो जाता है। इसके बाद किसानों के जीवन में किसानों की आवाज़ बनने वाले कोई नेता इस वक्त नहीं दिखाई देता, न सुनाई पड़ता है। अगर वो बोलता है तो उसमें स्वार्थ की बू आती है, या पार्टी से बंधे होने का, प्रोटोकॉल से जुड़े होने का, या सीट न चली जाए इस बात का डर जिनमें रहता है, उन्हें नेता नहीं कहा जा सकता, जन नेता नहीं कह सकते, किसान नेता नहीं कहा जा सकता। जैसा कि चौधरी चरण सिंह ने जो लकीर खींची किसानों के हित में, किसानों के साथ खड़े होने में, वो लकीर बोनी नज़र आती है। ये इंतज़ार करना पड़ेगा अभी भारत देश के किसानों को कि वो ऐसा दिन कब आएगा जब चौधरी चरण सिंह जैसा नेता हो। इससे याद आता है कि महात्मा गांधी एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी, देश की आवाज़ बनी, गुलामी से मुक्ति दिलाए। या फिर जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता बने जिन्होंने ये कहा
कि ये बांध जो किसानों को पानी देंगे, ज़मीन को सिंचित करेंगे, किसानों की फसल होगी, ये बांध आस के मंदिर है, ऐसे कहने वाले प्रधानमंत्री और किसानों की आवाज़ बनने वाले चौधरी चरण सिंह। प्रधानमंत्री से ज़्यादा आप किसान नेता के रूप में जाने गए। आप प्रतीक बन गए किसानों के, आप सिंबल बन गए किसानों के, और आप किसानों के रूप में जाने जाते हैं। आपके बेटे पोते भी हुए, लेकिन विचारहीनता, किसानों से दूरी बढ़ती ही चली गई, और आज किसानों की आवाज़ एकदम कुंद हो गई, मूक हो गई। किसान आंदोलन कर रहे हैं, सड़कों पर बैठ रहे हैं, किसान वर्षों तक सड़क रोक करके पड़े हुए हैं, ठंड में ठिठुर रहे हैं, लेकिन किसान का वोट लेकर के किसानों की आवाज़ बनने की स्थिति में इस समय कोई नेता नहीं। यानी विचारहीनता, या कहें कि किसानों के नाम पर अभी अंधेरा है। सूर्य अस्त हुआ 1987 में 84 वर्ष की उम्र में चौधरी चरण सिंह का देहांत होता है। उसी समय किसान नेता का के नाम पर अस्त हुआ वो सूरज फिर अभी उगा नहीं, अभी अंधेरी रात चल रही है, अमावस की रात चल रही है। अभी किसानों के नेता के रूप में उदित होने वाले उस नेता का इंतजार है किसानों को, जो किसानों की आवाज़ बन सके। 2001 में अटल बिहारी सरकार में उनके जन्म दिवस 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में घोषित किया जाता है। ये अटल बिहारी जो कवि भी थे, यहाँ तक कि एक बेहतरीन नेता थे, और उस एक बेहतरीन नेता ने, एक बेहतरीन कवि ने, एक बेहतरीन राजनीतिक कवि ने किसान नेता को पहचाना और उनके जन्म दिवस को एक निश्चित नाम दिया, किसान दिवस 23 दिसंबर। और इस तरह से 23 दिसंबर किसान दिवस तो आ गया, लेकिन 23 दिसंबर को विभिन्न प्रकार के मीडिया अखबारों में, दैनिक नवज्योति में एक लेख दिखाई दिया। बाकी के पत्रकारों को, संपादकों को ये पता भी नहीं कि 23 दिसंबर को कौन सा दिवस है। तो दिवस घोषित कर दिया जाता है, लेकिन याद कौन करेगा। चौधरी चरण सिंह सच्चे भारत रत्न हुए, सच्चे किसान नेता रहे, और इसी बात का फायदा उठाते हुए वर्तमान राजनीति में किसान नेता का अभाव दिखाई देता है। बल्कि किसानों की राजनीति की जा सके, इसलिए भारत रत्न उनको पहले ही दे दिया जाता है, लेकिन वो भी किसानों को अपने पक्ष में करते हुए, जबकि किसान सड़क पर है, जबकि किसान आंदोलनरत है, उस वक़्त 2024 में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न से नवाजा जाता है। इस पर फिर कभी बात की जा सकती है। ये एक सवाल है कि भारत रत्न तो चौधरी चरण सिंह इसलिए है कि उनकी जगह किसानों के दिल में है, उनका स्थान किसानों के दिल में है, दिल दिमाग में है। उन्होंने जो जो काम किया, जितना काम किया, वो भारत रत्न किसानों के लिए पहले से ही थे। अगर आपने किसी कागज़ में लिख कर के दिया देर से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने से कोई भारत रत्न नहीं हो जाता। वो भारत रत्न थे पहले भी। अगर ऐसा था तो 23 दिसंबर को जोर शोर से इस वक्त आयोजन हो रहे होते। ऐसा नहीं हुआ। मीडिया में अभी कहीं सुनाई नहीं दिया किसान नेता चौधरी चरण सिंह का जन्म दिवस
23 दिसंबर निकल गया, लेकिन न मीडिया में न अखबार में चौधरी चरण सिंह को लेकर के किसी तरह की आवाज़ उठी हो, ऐसा सुनाई नहीं पड़ा। इसलिए कह सकते हैं कि वर्तमान राजनीति में किसानों को बरगलाने के लिए, किसानों को लोक लुभावन नारे देने के लिए सब कुछ किया जाता है, लेकिन किसानों का सच्चा हितैषी कौन बने, किसानों का हित किसमें है, ये सवाल अपनी जगह पर है। इसलिए 23 दिसंबर को कम से कम इतना जरूर विचार करने की ज़रूरत है कि बहुत बड़ी आबादी देश की किसान जब आत्महत्या कर रहे हो, किसानों को जब उचित मूल्य नहीं मिल रहा हो, किसानों को यूरिया मिलने में, अपने जिन्स बेचने में समस्याएं आ रही हो, ऐसे में विधायक या सांसद आवाज़ न बनते हो और 23 दिसंबर यूं ही निकल जाए, पता तक न चले, पत्ता तक न खड़के, तो इसे हम किसान दिवस कैसे और क्यों कर कहें। जय हिंद, जय किसान, जय जवान।